हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षाधाम बुक के माध्यम से 2026 वाला जो पंचमा संस्करण आ चुका है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा कि हमने यहाँ पर सामान्य परिचय मध्य प्रदेश में बात हमने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में जो 17 तक चैप्टर थे वहां पर वो भी कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में 18 से लेके आपके 30 चैप्टर थे हमारी यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की बात किया तो ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की हम इकोनॉमी की बात जो है कर चुके हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर होने वाला है वीडियो, मध्य प्रदेश में हम पॉलिटी सेगमेंट की बात करेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम 31 से लेके और 36 तक, 31 से लेके 36 तक पूरा एक ही वीडियो में ये आपके सभी 6 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश जनजाति लोक संस्कृति आएगा, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में इतिहास आएगा और फिर कुछ विविध आएंगे, उसको देखेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आपका 31 नंबर का है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की विधायिका संबंधी क्वेश्चनों की बात करेंगे। एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, जिससे कि नई वीडियो आया करे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, जिससे कि कमेंट करने से आपको लगता है कि भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो प्रॉपर तरीके से और कहां से देख रहे हो वीडियो, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने शहर का नाम बताइए, किस शहर से वीडियो को देख पा रहे हो। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधायिका से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर जाके मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से आप लोग इसकी डाउनलोड कर लेना ऐप को, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। तो आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधायिका की बात किया है। तो राज्य व्यवस्था के जो शासन के अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक सबसे पहले तो आपका एक विधायिका होता है, तो विधायिका के अंतर्गत ही विधान सभा आता है। विधायिका के बाद कार्यपालिका एक अंग होता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत एक राजनीतिक कार्यपालिका जो कि अस्थायी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र का राज्यपाल प्रमुख होता है। ये दूसरा आता है कार्यपालिका में आपकी वास्तविक, है ना, मुख्यमंत्री आते हैं जो कि प्रमुख होता है। एक आता है आपकी कार्यपालिका में प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना हुआ, आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इस टाइप में जो स्थायी कार्यपालिका होती है। तीसरा आपका आता है अंग में न्यायपालिका। न्यायपालिका में राज्यों में बात किया तो हाई कोर्ट, खंडपीठ और आपका जिला कोर्ट आते हैं, तो ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमारी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण। मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण बात किया, सबसे पहले हम विधानसभा में बात की जाए तो अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब 320 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 230 सीटें हैं विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें से अनुसूचित जनजाति एसटी की 47 सीटें हैं, 47 सीटें हैं। अनुसूचित जाति एससी की 35 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों का, तो अविभाजित जब मध्य प्रदेश में विभाजन नहीं हुआ था 40 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में बात किया तो आपकी 29 सीटें हैं। 29 सीटों में एसटी की बात किया तो 6 सीटें हैं, और एससी के लिए बात किया तो 4 सीटों में वर्गीकृत किया गया है। राज्यसभा की सीटों की बात किया है तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 16 सीटें थी, परंतु वर्तमान में केवल 11 सीटें राज्यसभा के अंतर्गत आती है। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा की बात किया तो 230 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें आपकी एससी से हैं और 35 सीटें आपकी एससी से हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की बात किया तो 29 सीटें हैं टोटल, जिसमें से एसटी की बात किया तो 6 सीटें हैं, एससी के अंतर्गत 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के अंतर्गत 11 सीटें आती हैं, तो ये टोटल आपको याद कर लेना है। अब हम मध्य प्रदेश में बात की जाए, अच्छा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आप सभी को पता होगा एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटों का प्रावधान था, तो इसको क्या कर दिया है, अभी आगे बढ़ा दिया गया, मतलब कि इसको जो है सीटों के लिए वर्तमान में क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की विधायिका की बात की जाए तो परिचय की बात किया सबसे पहले मध्य प्रदेश हम विधायिका में, तो विधायिका कानून बनाने की जो एक संस्था होती है वो सबसे बड़ी संस्था होती है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनी है जिसे विधानसभा कहते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद जो है नहीं है, केवल विधानसभा है। विधानसभा एक जन प्रतिनिधि सभा होती है, जनता के द्वारा चुने वाले इसमें आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य होने ही चाहिए, लेकिन कई कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अपवाद भी 60 से कम को देखने को मिल जाता है। ठीक, खैर हम बात करें योग्यता क्या है, तो मध्य प्रदेश में विधायिका की योग्यता कम से कम आपकी 25 साल की आयु होनी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ना हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होती है। अवधि क्या है मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से 5 वर्षों तक जो है रहती है।
आपातकाल में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्ति के पश्चात किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात किया है विशेष। कुछ फैक्ट है मध्य प्रदेश की विधायक का संबंध है। कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक विधानमंडलों का सदस्य जो है नहीं हो सकता। दूसरी बात, विधानसभा का एक जनप्रतिनिधि सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई और इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम की बात करें तो मिंटो हॉल है और 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था और इस भवन का डिजाइन जो है वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। अच्छा, एक छोटी सी आप लोगों से एक और अपडेट है, मैं बताना भूल गया हूं। परीक्षा धाम बुक के माध्यम से ही आपने एमपीजीके के अगर आपको एमसीक्यू आपको नहीं लगाए हैं और इसी का दूसरी बुक आती है जो एमसीक्यू पे केवल होते हैं और प्रॉपर तरीके से आपके चैप्टर वाइज होते हैं। टोटल उस बुक में 37 चैप्टर हैं। 37 के 37 चैप्टर हमने यूपीएससी नट ऐप पर जो है अपलोड कर दी है वीडियो के माध्यम से। आप जो है जाके देख लेना और पूरे बहुत अच्छे से उसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम बात की जाए कि मध्य प्रदेश के पदाधिकारी की। विधानसभा के पदाधिकारी कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष मतलब कि विपक्ष के नेता होते हैं और प्रोटेम स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के पदाधिकारियों में अध्यक्ष की बात की जाएगी। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है, उसकी कार्रवाइयों को विनियमित रेगुलेट करना होता है। यह सामान्यतः एक सत्ता दल का कौन होता है? अध्यक्ष होता है, व्यक्ति होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य में ही अपने ही सदस्यों में से कर लिया जाता है। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र की बात की जाए तो उपाध्यक्ष को दे देता है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उसे अपना पद का त्याग करना पड़ता है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक हो जाती है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा हो तो वह सदन की अध्यक्षता जो है नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कि विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष के द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता बल्कि नई विधानसभा के द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर जो है बना रहता है। सदन में किसी भी मामले पर वाद विवाद अगर हो जाता है तो यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन के नियमों की व्याख्या सदन का अध्यक्ष ही करता है। सदन में पेश किया गया धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, मतलब कि मनी बिल है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने का अंतिम शक्ति अध्यक्ष के पास ही होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद की रिक्ति की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के हाथों में होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन के द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। लंबे समय तक एक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले पंडित लाल कुंजी दुबे ही हैं। 10 वर्ष 4 माह रहे हैं। सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष तेजलाल टेबरे थे जो कि 4 माह 17 दिन केवल अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो सबसे लंबे और सबसे पहले पंडित कुंजीलाल दुबे, सबसे कम अवधि के लिए तेजलाल टेबरे। अब ये मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनकी एक सूची है, आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर बने हुए हैं, 20/12/2023 से निरंतर अभी तक जो है बने हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं और पहली बार जो बनाए गए थे पंडित कुंजीलाल दुबे थे। हालांकि इनका 3 बार जो है नियुक्त किया गया था पंडित कुंजीलाल दुबे को 1956 से लेकर 1967 तक, ध्यान रखना है। अब हम बात किया मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष के बारे में। तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता को करता है। सामान्यतः यह विपक्षी दल का उपाध्यक्ष होता है, नेता होता है और उपाध्यक्ष जो सद अध्यक्ष होते हैं, बात की जाए तो राम किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहिणी, ये उपाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो शायद रिक्त है, हालांकि अभी बात और कर लेंगे। पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हजारीलाल रघुवंशी हैं जो कि 2003 से 2008 तक रहे हैं। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति विष्णु विनायक सरवटे ही थे। रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर प्लस विधानसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो 2 व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी चुने गए हैं।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो पहले नंबर पर विष्णु विनायक सरवटे थे और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो इस पद जो है अभी रिक्त है 2020 से। नेता प्रतिपक्ष की मतलब होता है विपक्ष का नेता, यहाँ पर विपक्षी नेता कौन है? सदन में विपक्षी दल का नेता वर्तमान में बात किया है तो प्रतिपक्ष का उमंग सिंघार है और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला विपक्ष की नेता श्रीमती जमुना देवी थी। तो प्रथम विपक्ष के नेता की बात किया विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे, 1956 से 1957 था। और वर्तमान में बात किया तो उमंग सिंघार हैं, 16वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के कुछ आपके समसामयिक के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद जो होता है नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको समाप्त करने के लिए कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है तो कुछ कार्य तो होते ही होंगे, जैसे नवीन विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करवाना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। इसके 3 प्रमुख जो है कार्य होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो पहले नंबर पर काशी प्रसाद पांडे थे, दूसरे नंबर पर रत्नाकर झा थे। इसी तरह 15वें नंबर की बात किया तो श्री गोपाल भार्गव जी जो है चुने गए थे। मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव की बात करें थोड़ी सी तो मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 27 थी। 1957 में बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में से कांग्रेस ने 26 एवं हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने एक स्थान पर जो है जीत जो है दर्ज हासिल की हुई थी। 1962 का समय आता है लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर 36 हो गई और 1967 का समय आया तो परिसीमन हुआ तो लोकसभा की एक सीट और बढ़कर 36 से 37 हो गई। 1977 में 3 सीटें और बढ़ी तो कुल संख्या जो है 40 हो गई। लेकिन सीटें बढ़ते बढ़ते अब कम भी होना था तो 2000 का समय आया, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, 29 सीटें मध्य प्रदेश में रह गई और 11 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 28 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को केवल एक स्थान पर विजय प्राप्त मिली थी। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में लोकसभा, जैसे अभी हमने बताया 29 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें और अन्य के लिए 19 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव की बात किया लता वानखेड़े सागर से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, सावित्री ठाकुर धार से, अनीता चौहान रतलाम से, भारती पारदी बालाघाट से और संध्या राय भिंड से जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महिला सांसद जो है चुनी गई है। मध्य प्रदेश में हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात किया तो 11 है, जैसे कि हमने आपको बताया ही है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की बात की जाए तो 11 व्यक्तियों की सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी से है, 2022 में नियुक्ति की गई थी, 2028 में ये सेवा से निवृत्त होंगी। दूसरी कविता पाटीदार हैं, बीजेपी से हैं, 2022 में नियुक्ति की, 2028 में सेवा निवृत्ति काल है। सुमेर सिंह बीजेपी से हैं, 2020 में नियुक्ति की गई थी, इनका निवृत्ति काल 2026 है। एल मरुगन बीजेपी से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 इनका निवृत्ति काल है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से हैं, 2020 में नियुक्ति की गई, 2026 इनका निवृत्ति काल है। विवेक तनखा कांग्रेस से हैं, 2022 में नियुक्ति की गई थी, 2028 इनका निवृत्ति काल है। बाल योगी उमेश नाथ बीजेपी से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 निवृत्ति काल है। वंशीलाल गुर्जर श्रीमती माया नरोलिया बीजेपी से हैं, दोनों का निवृत्ति काल 2030 है। अशोक सिंह कांग्रेस से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 निवृत्ति काल है। और आपका जॉर्ज कुरियन बीजेपी से है, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 इनका निवृत्ति काल है। तो ये आपके कौन है कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि आपके चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो चुकी थी। 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई और पहला अधिवेशन 17 अधिवेशन जो है दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच में संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ। कांग्रेस ने 232 सीटें जीती थी और भारतीय संघ के द्वारा 10 सीटें जीती गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मोटी मोटी बात की जाए तो 16वीं विधानसभा का मतदान 17 नवंबर 2023 को हुआ और 16वीं चुनाव का परिणाम जो है 3 दिसंबर 2023 को आया। मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ली गई थी। 16वीं विधानसभा चुनाव के मतदान का प्रतिशत 77% था और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी था, जहां से 86.29% मतदान हुआ था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट सैलाना रतलाम रही, जहां पर 90% मतदान रहा। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 163 जीतों पर प्राप्त हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66 सीटें प्राप्त हुई।
भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला थे, जो कि इंदौर से थे, ध्यान रखिएगा, बीजेपी से। और सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी अरुण भीमावत थे, केवल 28 वोट से जीते थे। विधानसभा शाजापुर था। 16वीं विधानसभा में कुल महिला अगर बात किया विधायकों की, 27 महिला विधायकों के लिए चुनी गई है। इसके बाद 1956 के पहले विधानसभा की कुछ मोटी मोटी स्थिति की बात कर ली जाए तो बिंदर प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। आप सभी को पता होगा 1956 में चारों को मिला दिया गया था, है ना, और फिर एक बना दिया गया था। बिंदन प्रदेश विधानसभा रीवा की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1938 को बिंदन प्रदेश की स्थापना 20 रेडी के अंतर्गत की गई और राज्य प्रमुख श्री मार्तंड सिंह थे। 1950 में राज्य बा से 7 श्रेणी में कर दिया गया। 1952 में आम चुनाव यहाँ की विधानसभा 60 सदस्य चुने गए थे, इसके अध्यक्ष शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया, जिसके राज्यपाल पंडित शंभुनाथ शुक्ला उसके मुख्यमंत्री बनाए गए। और मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई, जिसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा था, जिसमें 170 बैठकें हुई थी और श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरी विधानसभा भोपाल विधानसभा की बात की जा रही है। प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था। 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सी श्रेणी में जो इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 4.5 साल के आसपास रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। विधानसभा के अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खान थे और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर की बात की है तो मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। लीलाधर जोशी प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1952 में संपन्न आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के 99 स्थान रखे गए। इस विधानसभा के अध्यक्ष A.S. पटवर्धन थे और उपाध्यक्ष की बात किया तो B.V. सरवटे थे। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा ग्वालियर के मोतीलाल महल में लगती थी। अंतिम में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नागपुर की बात किया तो पूर्व में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में आया। 150 सदस्यीय विधानसभा के साथ आ श्रेणी में राज्य का दर्जा मिला। इसका जो आयोजन है नागपुर स्थित विधानसभा भवन में होता था। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला को बनाया गया था। तो आज हमने यहाँ पर जो टॉपिक की बात की, अगर बात की जाए तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक की व्यवस्था, आपकी विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में बात। अब 32 नंबर की मध्य प्रदेश की कार्यपालिका संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, चैप्टर की बात करने वाले जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका बात किया तो 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसमें कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भूमिका निभाई जाती है। दूसरी कार्यपालिका की बात किया तो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः वास्तविक जो होता है मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है और नाम मात्र का राज्यपाल के रूप में यह कार्य करता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। जो विधायिका कानून बनाती है वह संस्था अगर लागू कानून करवाना हो तो उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। विधानसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है वह दल जो है कार्यपालिका का गठन करती है। नवंबर 2025 में राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन अब लोक भवन के नाम से जो है जाना जाएगा। पहले मध्य प्रदेश में राज्यपाल का जो निवास स्थान था वो राजभवन कहा जाता था, लेकिन अब जो है 2025 से लोक भवन के रूप में जो है जाना जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में ही बात कर लेते हैं। राज्यपाल का सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। दूसरी बात, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल का जो निवास स्थान है लोक भवन अब कहा जाएगा, पहले राजभवन कहा जाता था। मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। राज्यपाल का राज्य विधायिका का अंग होता है। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है कार्य करता है और आर्टिकल 153 में राज्यपाल का जो है प्रावधान का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल की कुछ नियुक्ति संबंधी प्रश्नों की बात किया तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक बार में राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति आमतौर पर इस बात पर ध्यान में रखा जाता है कि नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति उसी राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति जो है की जा रही है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कार्य करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की परंपरा है, लेकिन यह परंपरा बार बार उल्लंघन जो है किया जाता रहा है। खैर,
न्यूनतम योग्यता की बात किया तो राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो और वह किसी के लाभ पद पर नाम रहने वाला हो, मतलब किसी के लाभ पद पर ना हो उस समय। शपथ की बात किया तो राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ भी लेता है। कार्यकाल राज्यपाल की बात किया, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के हालांकि प्रसाद पर्यंत जो है धारण करता है अपने पद को। राष्ट्रपति किसी भी समय उसे पद से हटा भी सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। अगर वेतन की बात करें तो 3,50,000 लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति माह अतिरिक्त ऐसे भत्ते दिए जाते हैं जो संसद की विधि द्वारा बनाकर निर्धारित किए गए हों। राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई भी कटौती जो है नहीं की जा सकती है। त्यागपत्र की बात किया तो राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, अथवा यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे हटा दिया जाता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो जाता है। तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह नए राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल के कार्य को संभालता है। राज्यपाल की कुछ शक्तियां और कार्य भी होते हैं, जैसे राज्यपाल में कुछ कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और स्वाभाविक शक्ति होती है। ये 5 प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आती हैं। अब इसी टॉपिक पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की बात की जाए। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और इस ऐप पर जाके आप जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हो एमपीपीएससी की, या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज जो है आप लगा सकते हो। और साथ में एमपीपीएससी के लिए तो मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जैसे आकार, एमजीआईसीएस, एसएमजे, परम सफलता, चैंपियन, इन सभी की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके पीडीएफ भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो अभी चले जाइएगा ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से सर्च कर लेना यूपीएससी नट। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया है तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की वह नियुक्ति करता है। ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें अब कुलगुरु कहा जाने लगा है, इन सभी की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल जो है परामर्श लेता है। राज्य के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री के समय समय पर सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है। राज्य कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम से ही सभी कार्य को किया जाता है। ये कार्यपालिका शक्ति थी। अब आता है विधायी शक्ति। तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को संबोधित करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले लेगा जब तक राज्यपाल उस पर जो है स्वीकृति प्रदान न कर दे, मतलब कि राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति, असहमति या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। हालांकि राज्यपाल धन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक जो होता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बात किया तो राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि बजट को जो है पेश करवाता है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में पेश नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ न्यायिक शक्ति की बात किया है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति ही क्षमादान शक्ति भी प्राप्त है। वह किसी अपराधी के दंड को कम कर सकता है या दंड को स्थगित भी कर सकता है। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधों के मामलों में भी कर सकता है जहां तक राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। स्वाभाविक शक्ति की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट शक्ति होती है। यदि राज्य विधानमंडल में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य की संवैधानिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में वह स्वयं भी ऐसा निर्णय ले सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच किसी मामले का विरोध पैदा हो जाने पर राज्यपाल जो है अपने विवेक से काम कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल्स भी हैं, जैसे बात किया आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा कहा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है बताया गया है।
अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल सत्र के सत्रावसान विघटन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा राज्य के बिलों को अनुमति देने की बात की गई है। अनुच्छेद 202 में वित्त वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण की बात की गई है और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की भी शक्ति प्राप्त है। ये राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको एक नजर में याद तो कम से कम कर ही लेना है। मध्य प्रदेश से संविधान सभा के अगर सदस्यों की बात की जाए एक बार अगर इसको भी नोट करें तो सदस्य और संबंधित क्षेत्र जैसे भीमराव अंबेडकर महू इंदौर से हैं, कुसुम कांत जैन झाबुआ से हैं, सेठ गोविंद दास जबलपुर से हैं, डॉक्टर रघुवीर मध्य प्रदेश बराड़ क्षेत्र से हैं, मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार भोपाल से हैं, शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी बैतूल से हैं, बाबूराम सहाय विदिशा से हैं, भगवंत राव मंडलोई खंडवा से हैं, विनायक सीताराम सरवटे इंदौर से हैं, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह सतना रीवा से हैं, राधा बल्लभ विजयवर्गीय राजगढ़ से हैं, शंभुनाथ शुक्ला शहडोल से हैं, ब्रिजराज नारायण ग्वालियर रियासत से हैं, सीताराम जाजू नीमच से, राम सहाय तिवारी छतरपुर रियासत से और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय गुना क्षेत्र से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश से विधानसभा के सदस्य जितने व्यक्ति रहे हैं किस क्षेत्र से संबंधित है इसके बारे में हमने बात की है। अप्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के हरि विष्णु कामत नरसिंहपुर कलेक्टर एवं एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी का संबंध जबलपुर से भी है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट थे। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के अभी तक जो है कितने राज्यपाल हो चुके हैं? 30 राज्यपाल हो चुके हैं। अब 30 के 30 को नाम तो आपको याद करना नहीं है और आप याद कर सको तो कर लीजिएगा। सबसे पहले राज्यपाल जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे, दूसरे श्री हरि विनायक पाटस्कर थे, तीसरे केसी रेड्डी, चौथे जस्टिस पीबी दीक्षित कार्यवाहक के तौर पर चुने गए, पांचवें केसी रेड्डी, छठवें सत्यनारायण सिंह, सातवें निरंजन नाथ बाचू, आठवें चिप्पूदिया मुथाना पुनाचा, नौवें भगवत दयाल शर्मा, 10वें जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक, 11वें भगवत दयाल शर्मा, 12वें जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक, 13वें भगवत दयाल शर्मा, 14वें नंबर के श्री के एम चांडी, 15वें नंबर के जस्टिस एन डी ओझा जो कि कार्यवाहक थे, 16वें नंबर के एम चांडी, 17वें नंबर के श्रीमती सरला ग्रेवाल, 18वें नंबर के कुंवर महमूद अली खान, 19वें नंबर के मोहम्मद शफी कुरैशी, 20 भाई महावीर, 21 राम प्रकाश गुप्ता, 22 कृष्ण मोहन सेठ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, 23 बलराम जाखड़, इसके बाद 24 रामेश्वर ठाकुर, 25 राम नरेश यादव, 26 ओपी कोहली, 27 श्रीमती आनंदीबेन पटेल, 28 लालजी टंडन, 29 आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक और 30 में अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल है जो कि 8/7/2021 से निरंतर अभी तक जो है बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 30वें नंबर के राज्यपाल की बात किया तो मंगू भाई पटेल है। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है, अब फैक्ट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, केवल 61 वर्ष की थी, 61 वर्ष की ईयर की। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन 84 वर्ष के थे। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ N.A. वाचू। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल भाई महावीर लाहौर में जन्मे थे। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल NHB पाटस्कर 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। सबसे कम समय तक सेवा में रहने वाले पूर्णकालिक राज्यपाल DP सीतारमैया 7 माह 12 दिन। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल PV दीक्षित केवल 7 दिन। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल KM चांडी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन के समय लगने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल की जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई रामप्रकाश गुप्ता 2004 में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर बलराम जाखड़ 17वीं और 18वीं लोकसभा में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे PV दीक्षित। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त होने वाले राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर। सिविल सेवा पृष्ठभूमि से प्रथम राज्यपाल N.N. वाचू। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हमें लगता है आपको याद तो कर लेने चाहिए। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल की अगर बात किया है तो PV दीक्षित, JP सिंह 2 बार, ND ओझा, OP कोहली, मोहम्मद शफी कुरैशी, आनंदीबेन पटेल, ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल की बात की जाए तो सत्यनारायण सिन्हा पहला राष्ट्रपति शासन लगा।
सीएम पुनाचा दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, मोहम्मद अली खान तीसरा राष्ट्रपति जो है शासन लगा हुआ था। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री बने, अगर बात किया तो केसी रेड्डी मैसूर के, सीएम पुनाचा कुर्ग के, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के, रामप्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल गुजरात के। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे, पीवी दीक्षित, जेपी सिंह। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी, बीडी शर्मा, भाई महावीर, बलराम जाखड़। राज्यपाल जो व्याख्या शिक्षक भी रहे हैं, भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन दावत के बुलाने वाला कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा कहा गया था। एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2023 में क्वेश्चन जो है आ चुका है। चलिए, राज्यपालों को अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, इसकी बात किया तो मध्य प्रदेश में तो राज्यपाल रहे ही है, लेकिन अन्य राज्यों में भी राज्यपाल रहे। जैसे निरंजन नाथ बासु केरल के राज्यपाल रहे, सीएम पुनाचा उड़ीसा के राज्यपाल रहे, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के एम चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे, मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे, कृष्ण मोहन सिंह त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे, बलराम जाखड़ गुजरात के राज्यपाल रहे, रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल रहे, लालजी टंडन बिहार के, ओपी कोहली गुजरात में भी राज्यपाल रहे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल जो है रह चुकी है। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे, पट्टाभी सीतारमैया, एच.बी. पाटस्कर, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा, सत्यनारायण सिन्हा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, जैसे नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन रह चुके हैं। नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल राम नरेश यादव 83 वर्ष के। राजभवन वेबसाइट पर FAQ में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल जीपी सिंह बताए जा रहे हैं, 6 दिन लिखा है, जबकि राजभवन वेबसाइट पर कार्यकाल सूची के हिसाब से 16 दिन लिखा हुआ। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है, इनको आप देख सकते हो। चार्ल्स कोरिया की बात किया तो हैदराबाद में जन्म हुआ था 1930 में। इनकी मुंबई में हुई थी मृत्यु 2015 में। मध्य प्रदेश में कुछ इन्होंने वास्तुकारी की है, जैसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन, IIFM भवन को बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुछ समितियों और अध्यक्ष हैं, जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, प्राकलन समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र पटवा, स्थानीय निकाय पंचायती राज लेखा समिति के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, ST/SC वर्ग कल्याण संबंधी के अध्यक्ष साहू लाल सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी के अध्यक्ष महेंद्र हार्डिया। तो ये कुछ आपके विधानसभा समिति के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में अब तक रहे राज्यपालों की अगर हम बात की जाए एक एक करके, है ना, तो ये करीब करीब बहुत वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको जरूर गौर से देखिएगा, विदाउट स्क्रिप्ट के ध्यान रखिएगा। पहले ही बात की जाए तो पट्टाभी सीतारमैया, इनका जन्म 1880 आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भोगुराज पट्टाभी सीतारमैया था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 7 माह 12 दिन का रहा है। संविधान सभा के सदस्य रहे और प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस में इनकी हार हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष बनाया गया था। नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक लेखक रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकों को लिखा हुआ है, नेट पे सर्च कर सकते हो। दूसरे आते हैं हरिविनायक पाटस्कर, 1892 में जन्म हुआ, पुणे में। संविधान सभा के सदस्य रहे, पूना विश्वविद्यालय के कुलपति उप कुलपति पद पर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे। केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। फिर आते हैं केसी रेड्डी, 1902 में कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ। मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। केंद्र सरकार में वाणिज्यिक उद्योग मंत्री रह चुके और मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार राज्यपाल रहे। पीबी दीक्षित कार्यवाहक की बात किया, 1907 में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा जाने पर इन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सत्यनारायण सिन्हा की बात किया तो जन्म 1900 में हुआ था, दरभंगा बिहार में। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी है रह चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए 6वें नंबर की,
निरंजन नाथ बासु 1910 में सतना मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। केरल राज्य के भी राज्यपाल 1973-77 के दौरान रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। भारत सरकार में संयुक्त सचिव पर ये रह चुके हैं। सीएम पुनाचा की बात किया तो 1910 कुर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री रहे हैं। इनके साथ समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। केंद्र सरकार में परिवहन पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके और 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद आता है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में रोहतक हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जीपी सिंह कारवाहक की बात किया तो 1922 में रीवा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह था। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। के.एम. चांडी 1921 कोट्टायम केरल में इनका जन्म हुआ था। रबर बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था 1972 में। भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल थे। गुजरात के भी राज्यपाल 1983 में रह चुके हैं। पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। एन.डी. ओझा कार्यवाहक की बात किया तो इनका पूरा नाम नारायण दत्ता ओझा था। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल 1987 में रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके बाद श्रीमती सरला ग्रेवाल 1927 पंजाब में जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की सबसे युवा 61 वर्ष की आयु में राज्यपाल बनी। प्रधानमंत्री की सचिव रही हैं। देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। उमर महमूद अली खां 1920 मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक मेहता समिति की सदस्य थे। फिर आते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी 1929 श्रीनगर में जन्म हुआ था। केंद्र सरकार में उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री बनाए गए थे। केंद्र सरकार में वाणिज्यिक मंत्रालय के उपमंत्री भी रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था आपके मोहम्मद शफी कुरैशी के समय में ही। डॉक्टर भाई महावीर की बात किया तो 1922 में लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। भारत के बाहर जन्मे पहले राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ विधान विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रथम महासचिव भी रह चुके हैं। रामप्रकाश गुप्ता 1923 झांसी में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य मंडल के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। श्री कृष्ण मोहन सेठ 1939 प्रयागराज में जन्म हुआ। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रह चुके हैं। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला हुआ था। इसके बाद बलराम जाखड़ की बात करें तो 1923 फिरोजपुर पंजाब में जन्म हुआ। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। रमेश ठाकुर 1927 मोड्डा झारखंड में जन्म हुआ था। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राम नरेश यादव का जन्म 1928 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र के नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे 83 वर्ष की आयु में। उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2016 में इनका निधन अभी हाल ही में हुआ था। ओपी कोहली की बात की जाए तो इनका जन्म 1935 दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2014 से 16 के मध्य गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। आनंदीबेन पटेल 1941 मेहसाणा गुजरात में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। गुजरात की प्रथम महिला सीएम थी, मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यपाल की राज्यपाल भी रही। लालजी टंडन बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। धरती, साधना और सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लालजी टंडन 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता रहे। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। अनकहा लखनऊ इनकी पुस्तक है। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल 84 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल 1944 नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गुजरात के गांडेवी एवं नवसारी विधानसभा में 6 बार विधायक के रूप में चुने गए हैं। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब हम बात किया अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ आपके तथ्य जो आपको याद करने के लिए इंपोर्टेंट है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अटल दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। अटल सागर परियोजना शिवपुरी में है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बिदसा में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू अम्बा मुरैना में है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। अटल ग्राम सुशासन भवन प्रत्येक पंचायत में नवीन भवन है। अटल बिहारी वाजपेयी से आई थिंक लग रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कुछ आपके डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई है, जैसे 8 जनवरी 2024 को जबलपुर में की गई थी, रानी दुर्गावती को समर्पित है। 5 अक्टूबर 2024 को संग्रामपुर दमोह में की गई, रानी दुर्गावती को समर्पित है। 24 जनवरी 2025 को महेश्वर खरगोन में की गई, रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। 20 मई 2025 को रजवाड़ा इंदौर में की गई, रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। और 3 जून 2025 को पंचमढ़ी नर्मदापुरम में की गई, राजा भभूत सिंह को समर्पित है। तो कुछ मध्य प्रदेश में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई है, कहां पर हुई है, किसको समर्पित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी से जरूर याद कर लेना, आई थिंक एक क्वेश्चन जरूर बनने की पूरी उम्मीद हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मुख्यमंत्री के बारे में। हम सीएम के बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल के बारे में पर्याप्त हमने बात कर ली है। अब सीएम के बारे में बात किया तो मुख्यमंत्री जो होता है कार्यपालिका का मुखिया होता है ना। और कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा 1967 से 1972 में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी थी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है, और मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये मुख्यमंत्री संबंधी कुछ फैक्ट थे। अब मुख्यमंत्री के हम कुछ कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की जाए तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होता है, मतलब देनी ही पड़ती है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और राज्य महाधिवक्ता के चयन के लिए राज्यपाल को परामर्श भी देता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण भी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ मतलब कि खारिज कर सकते हैं। अब तक मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पदों की बात की जाए तो श्रीमती जमुना देवी, शिव भानु सोलंकी, प्यारेलाल शंकर, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुभाष यादव, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ये आपके आपके डिप्टी सीएम कह सकते हो, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में अब तक जो है व्यक्ति बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद भी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलकर राज्य मंत्रिपरिषद का जो है गठन होता है, उसे ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है ना, क्योंकि भाई टीम तो बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को ही होता है, मुहर लगाता है राज्यपाल बस। राज्य व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन, उसके मध्य विभागों का वितरण स्वतंत्र होता है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी होती है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की बात किया तो मंत्रिपरिषद का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। विधानसभा ने मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कार्य करने में असफल होती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू भी कर सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री होते हैं, जैसे सबसे भीतर जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाहर जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, और कुछ आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, और फिर आपके बाहरी लेयर में उप मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री के कार्य करने में सहायता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर भी संभालते हैं। भारत में उप मंत्री का पद चयन लगातार ज्यादातर जो है नहीं गिराता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में रहते हैं।
मध्य प्रदेश में वर्तमान मंत्रिमंडल की हम बात की जाए मोटी मोटी, तो कैबिनेट मंत्री बात किया तो पहली रैंक के सीनियर मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट में बैठक में भाग लेते हैं। बड़े विभागों का इन्हें दायित्व सौंपा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, खनिज विभाग, इस तरीके से। तो ये आपके हम करंट अफेयर्स की जो किताब मैंने आपको वो वीडियो बनाई थी, उसमें हम जो है वर्तमान के मंत्रिमंडल के बारे में प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से देखो कोई मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो बड़ी बनानी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके, ठीक है। चलिए, राज्य मंत्री की बात किया तो दूसरी रैंक के राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायक के रूप में यह कार्य करते हैं। आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं और इनमें 5-6 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी सौंपा जाता है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित कुछ आर्टिकल थे, जैसे 163 आर्टिकल 163 मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों को संबंधित अन्य प्रावधान के लिए है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई संचालन के लिए है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य होता है। और अनुच्छेद 177 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्री को अधिकार होता है। अब जिस तरीके से हमने बताया आपके कैबिनेट मंत्री हैं और विभाग सौंपे गए हैं, उसी तरह राज्य मंत्री भी हैं। आप इनको भी स्क्रीनशॉट लेके देख पाओगे। चलिए, इसके बाद बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही का क्रम क्या होता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो होता है शपथ होती है ना। शपथ के बाद क्या होता है, राज्यपाल का अभिभाषण दिया जाता है। और जब भाषण दिया जाता है तो मंत्रियों को परिचय करवाया जाता है। और जब परिचय हो जाता है तो निधन संबंधी उल्लेख मिलते हैं। और फिर उसके बाद प्रश्नकाल का समय आता है। फिर क्या होता है, सभा का कार्य स्थगित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है। 7वें नंबर पर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र होते हैं। 8वां राज्यपाल के संदेश का सुनना होता है। 9वां कार्य होता है कि विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना देना। 10वां सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा करना। 11वां मंत्रियों द्वारा विविध वाक्य बताना। 12वां विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया। 13वां पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। 14वां अध्यादेश संबंधी व्याख्या। और 15 विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का एक क्रम है, जो 1 से लेकर 15 तक जो है, जो पॉइंट है, इनको हमने बताया हुआ है। जस्ट आस्क क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट अभी बना है, लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बना है। इसका उद्देश्य क्या है, किशोर और युवाओं को यौन शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, प्रजनन संबंधी जानकारी को प्रदान करना। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, कितनी बार, 3 बार। पहला राष्ट्रपति शासन 5वीं एवं 6वीं विधानसभा अवधि के बीच में लगा था, 1977 से 1977, मतलब कि 30/4 से लेके 23/6/1977 के बीच में। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं और 7वीं भी विधानसभा शासन की अवधि में लगा था, 12/7/1980 से 9/6/1980 के 17/2/1980 से 9/6/1980 के बीच में। और तीसरा राष्ट्रपति शासन 9वीं और 10वीं विधानसभा की अवधि में लगा था, 15/12/1992 से 6/12 आपके 1993 के बीच में। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन की बात किया है तो एक तो आता है सचिवालय, दूसरा आता है निदेशालय और तीसरा आता है संचालनालय। अब पहले वाली हम सचिवालय की बात की जाए तो राज्य मंत्री परिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया जाता है। राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। मुख्य सचिव का पदकाल मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। निदेशालय की बात किया तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया जाता है और यह सचिवालय के अधीन जो है कार्य करता है। इसके बाद आता है संचालनालय। सचिवालय को सहायता करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्य संचालनालयों की संख्या 62 है, जैसे जनसंपर्क संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, संस्कृति संचालनालय। अब आपको आइडिया हो गया होगा। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी की बात किया, जैसे संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। विधानसभा का प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी और नौकरशाही मुख्य सचिव होते हैं। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक मतलब कि DGP होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के रूप में जाना जाता है। तो कुछ राज्य के प्रमुख पदाधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री हुए हैं। हालांकि इस 6 मंत्री जो हुए हैं इनके बारे में कई बार बता चुके हैं, चलो फिर भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री चुने गए, किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री के चुने गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ज्योतिराव सिंधिया कैबिनेट मंत्री चुने गए, संचार मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के अंतर्गत। तो ये आपके 3 कैबिनेट मंत्री चुने गए। सावित्री ठाकुर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य दिया गया है, राज्य मंत्री हैं। और डॉक्टर एल मुरुगन सूचना प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया, ये भी आपके राज्य मंत्री हैं। तो 3 आपके कैबिनेट मंत्री हैं और 3 आपके राज्य मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब कि दिल्ली आप में जो है दिल्ली के मंत्रिपरिषद में चुने गए हैं। अब मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले मुख्यमंत्रियों की सूची की बात की जा रही है, सीएम की सूची की बात की, इस तरीके से हमने राज्यपाल की सूची की जो है बात की थी। तो सबसे पहले आपके रविशंकर शुक्ला, देखो अवधि नहीं याद करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डेट याद करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अवधि के चक्कर में नाम भी भूल जाओ, है ना। कम से कम कुछ तो आपको याद रह ही जाए। चलिए, मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले सीएम की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार रविशंकर शुक्ला बनाए गए, दूसरी बार भगवंत राव मंडलोई, तीसरी बार कैलाशनाथ काटजू, चौथी बार फिर से कैलाशनाथ काटजू, पांचवी बार भगवंत राव मंडलोई, छठवीं बार द्वारका प्रसाद मिश्रा, सातवीं बार फिर से द्वारका प्रसाद मिश्रा, आठवीं बार गोविंद नारायण सिंह, नौवीं बार राजा नरेश चंद्र सिंह, 10वीं बार श्यामा चरण शुक्ला, 11वीं बार प्रकाश चंद्र सेठी, 12वीं बार प्रकाश चंद्र सेठी और 13वीं बार श्यामा चरण शुक्ला। इसके बाद आपका जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 14वीं बार कैलाश चंद्र जोशी, 15वीं बार वीरेंद्र कुमार सकलेचा, 16वीं बार सुंदरलाल पटवा, फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 17 बार अर्जुन सिंह, 18वीं अर्जुन सिंह, 19 बार मोतीलाल वोरा और 20वीं फिर अर्जुन सिंह। इसके बाद मोतीलाल वोरा 21वीं बार, 22वीं बार में श्यामा चरण शुक्ला, 23वीं बार में सुंदरलाल पटवा और फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद 24वीं बार दिग्विजय सिंह, 25 बार भी दिग्विजय सिंह। 26वीं बार की बात किया तो उमा भारती, 27 बाबूलाल गौर, 28 शिवराज सिंह चौहान, 29 शिवराज सिंह चौहान और 30 शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार 3 बार। इसके बाद कमलनाथ और फिर आपका फिर से आ गया शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में अभी कौन है? डॉक्टर मनमोहन यादव हैं। 13 दिसंबर 2023 से वर्तमान में अभी आपके डॉक्टर मोहन यादव ही बने हुए हैं सीएम के पद पर। मुख्यमंत्री जो केवल लोकसभा के सदस्य रहे, केवल लोकसभा सदस्य, कैलाशनाथ काटजू, मोतीलाल वोरा, उमा भारती, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद मुख्यमंत्री जो केवल राज्यसभा के सदस्य रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों सहित कुछ जानकारी है अगर बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला का जन्म जो है सागर में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई थी। इनका कार्यकाल 1/11/1956 से 31/12/1956 तक रहा है। 1923 में स्वराज्य पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लाभोपयोगी काम कराने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर कहा जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें प्रोधा के नाम से जाना जाता है। उस सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ला संविधान सभा के सदस्य भी रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। दूसरे आते हैं श्री भगवंत राव मंडलोई। इनका जन्म खंडवा में हुआ था। 1/1/1957 से 30/1957 के आसपास इनका कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल 1962-63 में रहा। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे। 1970 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद कैलाशनाथ काटजू आते हैं, रतलाम में जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रहे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। पेशे से एडवोकेट थे। उन्हें आजाद हिंद फौज के लाल किले के मुकदमे में भाग लिया था। इसके बाद आते हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में राजनीतिज्ञ के चाणक्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इनकी आत्मकथा की बात किया तो लिविंग एन एरा है। इन्हें लोकमत समाचार पत्र के संपादन के रूप में जाना जाता है। गोविंद नारायण सिंह की बात किया तो रामपुर बघेलान सतना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संयुक्त विधायक दल का गठन किया। इनके मुख्यमंत्री काल में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह की बात किया तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। पहले आदिवासी यह मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित रहे हैं। श्यामा चरण शुक्ला की बात किया तो रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला के पुत्र थे। यह राज्य में 3 बार 1969, 1975, 1989 में सीएम रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लाया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के यह संपादक भी रह चुके हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी की बात किया तो जन्म झालरा पाटन राजस्थान में हुआ था।
इन्होंने योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुकी हैं। एशियाई विकास बैंक में भारत में गवर्नर रह चुकी हैं। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कैलाश चंद्र जोशी, हाट पिपल्या, देवास में जन्म हुआ था। भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य रह चुकी हैं। राजनीति के संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल में मुख्यमंत्री चुने गए। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। बीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात किया, मंदसौर नीमच में इनका जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1962 और 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। सुंदरलाल पटवा कुकड़ेश्वर नीमच में जन्म हुआ। बीजेपी के पहले यह सुंदरलाल पटवा सीएम थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया। इसके कार्यकाल में राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई थी और तीसरी बार राष्ट्रपति जो है लगाया गया था। इसके बाद अगर बात किया तो अर्जुन सिंह चुरहट सीधी में जन्म हुआ था। भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे। 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हुए थे। केंद्रीय वाणिज्यिक मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के है अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अर्जुन सिंह याद करना है, फूलन देवी के संबंध में आए जो है मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल वोरा की बात किया तो नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ राज्य विधान विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यसभा में सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई थी। पंचायती राज, नगरीय स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के समय में आपका बनाया गया था। उमा भारती डूंडा टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पहली महिला मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश की और केंद्र में जल संसाधन मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। बाबूलाल गौर की बात की जाए तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बुलडोजर के नाम से है बाबूलाल गौर मशहूर है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। 10 बार विधायक जो है रह चुके हैं। कमलनाथ की बात किया तो कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। केंद्र में परिवहन, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री रह चुके हैं। इंडियन सेंचुरी के प्रमुख पुस्तक लिखी है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 9 बार सांसद जो है रह चुके हैं। इसके बाद बात किया है तो शिवराज सिंह चौहान जैतगांव बुधनी सीहोर में इनका जन्म हुआ था। चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र सीएम हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक है। डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उज्जैन में इनका जन्म हुआ। 13 दिसंबर 2023 से इन्होंने कार्यकाल अपना प्रारंभ किया। उज्जैन दक्षिण इनकी विधानसभा क्षेत्र है। 2011-13 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उज्जैन के समग्र विकास के अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14वीं विधानसभा 2023 में पहली बार विधायक बने थे। 15वीं विधानसभा 2018 में दूसरी बार विधायक बने। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य की उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री रह चुके हैं। 16वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार विधायक बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने जो है शपथ जो है ले रखी थी। ध्यान रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। स्थायी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं थोड़ी। अभी तक जो चल रहा था वो अस्थायी कार्यपालिका थी, अब स्थायी कार्यपालिका। जैसे स्थायी कार्यपालिका, इस कार्यपालिका का प्रशासनिक वर्ग जो है आता है, जिसमें जिलाधीश, आईएएस अधिकारी, उप जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश सचिवालय का नाम वल्लभ भवन है, जो अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। मुख्य सचिव की बात किया तो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव एचएस कामत थे। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव आरसीवीपी नरोना थे। पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी और वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव 2023 में बनाई गई थी। अब बात की जाए तो यहाँ पर आरसीवीपीपी नरोहा प्रशासनिक अकादमी की 1966 भोपाल में स्थापना की गई। नामकरण रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियापादे के नाम पर किया गया है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक संस्थान प्रबंधन और 1975 में मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी कर दिया गया। फिर 2001 में आरसीपीपी नरोहा प्रशासनिक अकादमी जो है नाम बदल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य सचिव भी हैं। मुख्य सचिव की बात करें तो पहले कौन थे? एचएस कामत थे। दूसरे आरपी नरोहा थे। तीसरे एमपी श्रीवास्तव थे। चौथे आरपी नायक थे। पांचवें फिर आरपी नरोहा थे। छठवें एमएस चौधरी थे। सातवें एससी वर्मा थे। आठवें केएल पसरीचा थे। नौवें बीके दुबे थे। 10वें जी जगपति थे। 11वें बीरबल थे। 12वें ब्रह्मस्वरूप थे।
13वें केसी एस आचार्य थे, 14वें एम एस सिंह देव थे, 15वें आर एन चोपड़ा, 16वें आर एस खन्ना, उसके बाद बात किया तो 17वें आर पी कपूर, 18वां निर्मला बुच, 19 एस एन एस सेठी, 20 एस सी बेहर, 21 के एस शर्मा, 22 पी के मल्होत्रा, 23 ए वी सिंह, 24 बी के साहा, 25 विजय सिंह, 26 आर सी साहिनी, 27 अश्विनी वैष्णव, 28 आर परशुराम, 29 अंटोनी जेसीसी डिसा, 30 बसंत प्रताप सिंह, 31 रुदि रंजन मोहिनीती, 32 एम गोपाल रेड्डी, 23 इकबाल सिंह बेस और आपका 34 श्रीमती वीरा राणा और 35 नंबर के अनुराग जैन है, जो कि अक्टूबर 2024 से अभी तक जो है बने हुए हैं। तो 35 अभी वर्तमान में जो है आपके मुख्य सचिव में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो चैप्टर की बात की है हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की है, ध्यान रखिएगा। उसमें मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में जो है बात यहाँ पर सबसे पहले करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय की बात किया तो आर्टिकल 214, जिला न्यायालय की बात किया तो आर्टिकल 233, ग्राम न्यायालय की बात किया तो अधिनियम 2008 के तहत जो है आपकी न्यायपालिका को देखने को मिलता है। तो हाईकोर्ट आर्टिकल 214, जिला न्यायालय 233 और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी, जिसकी खंडपीठ मतलब कि उसकी शाखाएं दो जगह हैं, एक तो आपकी ग्वालियर में है, दूसरी आपकी इंदौर में, जो कि 1968 में स्थापित की गई है। यहाँ पर एक एग्जाम के लिए फैक्ट है, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जो है जबलपुर में स्थित है। चलिए न्यायपालिका संबंधी कुछ क्वेश्चनों की बात की जाए, जैसे वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य है, जैसा कि सर्वविदित है कि 2/11/1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के रूप में से सृजित किया गया था। उस समय नागपुर न्यायिक आयुक्त का न्यायालय जो है इसी शीर्ष न्यायालय के रूप में कार्य करता था। सन 1921 का समय आता है, इसे राज्यपाल प्रांत गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया, तब यह न्याय प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा 2 जनवरी 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत हो जाने के बाद अनुच्छेद 225 एवं अनुच्छेद 225 और 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 क्लोज 1 के तहत जबलपुर को एक अलग से 1 नवंबर 1956 को अपना एक उच्च न्यायालय जो है बनाया गया। 28 नवंबर 1968 को इंदौर एवं ग्वालियर 2 इसकी स्थायी खंडपीठ के रूप में स्थापित की गई और 1 नवंबर 2000 को यही स्थिति रही, परंतु बाद में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2000 जब हो गया तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में जो है कर दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की डिजाइन जो है हेनरी इरविन के द्वारा जो है तैयार किया गया था और जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से जो है किया गया है। जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के वर्मा आयोग के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कुछ आपके फैक्ट रहते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिए गए, जमीन का अधिकार, जल का अधिकार, जंगल का अधिकार। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो, जमीन, जल और जंगल, ये जो है पैसा एक्ट के अधिकार जो है आदिवासियों को जो है मतलब ग्राम सभाओं को जो है दे दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो जिला न्यायालय की बात की जाए, जिला न्यायालय में एक तो आपका आता है दीवानी न्यायालय, जिसे सिविल कोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जमीन जायदाद संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती है। दूसरा जिला न्यायालय में आता है एक फौजदारी न्यायालय, जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, जहां पर आपराधिक मामलों की जो है सुनवाई को किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी जो है न्यायाधीश वर्तमान में कौन कौन रहा है इसकी बात की जाए तो वर्तमान में अगर बात किया तो 35 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 35 आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिसमें पहले बात किया तो श्री एम हिदायतुल्लाह थे, जो कि 1 नवंबर 1956 से 12/12/1958 तक रहे। तो अभी हम कार्यकाल याद नहीं करेंगे, सिर्फ हम न्यायाधीश को एक बार आपकी रिमाइंडर करा देते हैं। पहले नंबर पर श्री एम हिदायतुल्लाह थे, दूसरे नंबर पर जेपी भट्ट, तीसरे नंबर पर पीवी दीक्षित, चौथे नंबर पर विशंबर दयाल, पांचवें नंबर के पीके तारे, छठवें नंबर पर शिवदयाल श्रीवास्तव, सातवें एपी सेन, आठवें नंबर पर जीपी सिंह, नौवें नंबर पर जीएल ओझा, 10वें नंबर पर जीएस वर्मा, 11वें पर एनडी ओझा, 12वें पर जीजी सुहानी कार्यवाहक के रूप में चुने गए थे, 13वें नंबर पर एसके झा, 14वें नंबर पर यूएल भट्ट, 15वें नंबर के ए के माथुर, 16वें नंबर के भवानी सिंह, 17वें नंबर के राजा
नम, 18वें नंबर के राजीव गुप्ता कार्यवाहक थे ये भी, और 19वें नंबर के आरवी रविचंद्रन, 20 नंबर के अनिंद कुमार पटनायक, 21 पे सैयद रफत आलम, 22 नंबर पर जस्टिस सुशील हरिकोली, 23 नंबर पर शरद अरविंद बोबड़े, 24 नंबर पर कृष्ण कुमार लोहाटी, 25वें नंबर पर अजय माणिक राव खानविलकर, 26वें नंबर पर जस्टिस हेमंत गुप्ता, 27वें नंबर के जस्टिस एस के सेठ, 28वें नंबर के अजय कुमार मित्तल, 29वें नंबर का संजय यादव, 30 नंबर के मोहम्मद रफीक, 31 नंबर के रवि मलिमत, 32 नंबर के सीलू नाग कार्यवाहक और 34 नंबर के सुरेश कुमार कैद, और अंतिम में 5वें नंबर के जो वर्तमान में है संजीव सचदेवा है, जो कि 17/7/2025 से अब तक जो है आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। ठीक है, तो हाईकोर्ट में अभी तक जो आपके चीफ जस्टिस बन चुके हैं उसकी यहाँ पर जो है हमने बात की है। इसके बाद उच्च न्यायालय की गठन, योग्यता और शक्तियों के बारे में बात किया है। तो उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। योग्यता 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। नियुक्ति की बात किया है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेने पर नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सहायता से जो है की जाती है। शपथ कौन दिलाता है तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए होता है, अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपए के आसपास होता है। न्यायाधीशों को वेतन संसद के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। एमपीपीएससी MI 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है, लेकिन त्यागपत्र पूछा जाए तो यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, और अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय का प्रावधान भी जो है किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात की। उच्च न्यायालय के जो गठन, योग्यता, शक्तियां, इसके बारे में अभी हमने बात की है। अब उच्च न्यायालय संबंधी कुछ आपके तथ्य हैं जो फैक्ट हमें कहते हैं, फैक्ट है, इसको याद कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। माई ऑन बासवल नामक आत्मकथा किसकी है तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह की है। प्रथम मध्य प्रदेश की महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना रही हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश PV दीक्षित रहे हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री GC सुहानी रहे, केवल 2 दिन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा रहे हैं। मध्य प्रदेश गुना में जन्मे भारत के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे JS वर्मा। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं JS हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। ये आपके कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवल रह चुके हैं तो AP सेन, GL ओझा, ND ओझा, AK माथुर, RB रविचंद्रन, अनंत कुमार पटनायक, अजय माणिकराव खानविलकर और हेमंत गुप्ता। ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रह चुके हैं तो M हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं PV दीक्षित, GP सिंह, ND ओझा। ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे तो GG सुहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, SK सेठ, संजय यादव, जस्टिस सुशील नागू। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के न्यायाधीश भी रह चुके हैं जैसे SK झा मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके और यह पंजाब हरियाणा के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी तरह UL भट्ट केरल असम के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, AK माथुर पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, भवानी सिंह गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, अनंत कुमार पटनायक छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के, अजय खानविलकर हिमाचल प्रदेश के, अजय कुमार मित्तल मेघालय के, मोहम्मद रफीक मेघालय उड़ीसा हिमाचल प्रदेश के, रवि विजय कुमार मलिमत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रह चुके हैं।
महाधिवक्ता। अब मध्य प्रदेश में कुछ महाधिवक्ता के बारे में बात किया तो राज्य का पहला विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल की बात किया तो 165 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। शपथ और त्यागपत्र यह राज्यपाल को सौंपता है। योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 10 वर्ष तक वकील रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। वेतन जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाते हैं। शक्तियों की बात किया तो राज्य सरकार को विधिक मामलों की सलाह देना, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार करना, किसी भी सदन में भाग ले सकता है किंतु मत देने का अधिकार इसको जो है नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो हमने हाईकोर्ट और जिला न्यायालय की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज। और पंचायती राज चैप्टर की बात किया तो वेरी इंपोर्टेंट है, 5 स्टार दे रहा हूं क्योंकि यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज में सबसे पहले हम ग्राम सुशासन के बारे में बात की जाएगी। ग्राम सुशासन में भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, फिर उसके बाद नगर सुशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। स्थानीय सुशासन की सबसे पहले बात किया, स्थानीय सुशासन में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है, जनपद पंचायत आता है, जिला पंचायत आता है। स्थानीय सुशासन में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम का उल्लेख जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतंत्रता के बाद। सबसे पहले हम ब्रिटिश काल के दौरान देख लेते हैं। जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो 1864 ईस्वी में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। रिपन प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम 1883 पारित किया गया। मध्य प्रांत और बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया और 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़, ग्वालियर दोनों में पंचायती कानून जो है लागू कर दिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत, भोपाल राज, विंध्य प्रदेश और महाकौशल। अब भाई इंपोर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में लागू कर दिया गया। 1948 में द्वारका प्रसाद मिश्रा ने जनपद योजना की सिफारिश की। यह योजना 1 जुलाई 1948 को लागू भी कर दी गई। इसके बाद मध्य भारत की बात किया है तो 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर, मंडल पंचायत जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान की चुनाव की व्यवस्था की गई। इसमें केंद्र पंचायत और मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है होता था। इसके बाद भोपाल राज्य आता है। 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना। 15 अगस्त 1953 को लागू किया गया। प्रत्येक पटवारी को हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई और इस दौरान 572 पंचायतें कार्यशील थी। इसके बाद विंध्य प्रदेश का समय आता है तो विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के पश्चात पार्ट सी के रूप में किया गया था 1948 में। विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों में पंचसभा, प्रजामंडल, टप्पा सभा के नाम से जानी जाती थी। विंध्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949-1951 में लागू किया गया। महाकौशल का आता है तो महाकौशल स्वतंत्रता के बाद पार्ट ए में रखा गया था। टीपी बरार पंचायत अधिनियम 1946 में लागू हुआ। आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई। महाकौशल क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा, न्याय के लिए न्याय पंचायत और आदिम जाति पंचायतों की जो है गठन को किया गया था। तो ये कुछ मोटी मोटी पुरानी बातें हैं जिस पर अभी हमने बात की है। अब हालांकि नई बात तो कुछ और ही होगी, है ना, बात करेंगे। तो कुछ समितियां भी हैं जो पंचायत से संबंधित है और पंचायत से संबंधित समितियां एग्जाम में आती हैं, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया था। फिर स्त्री पंचायत की इन्होंने व्यवस्था बताई थी, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आई। इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद एवं मंडल पंचायत। इसके बाद जी वे की राव समिति आती है 1985 में। 4 स्तरीय इन्होंने व्यवस्था बताया, राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत एवं ग्राम सभा। इसके बाद LM सिंघवी समिति आती है 1986 में। त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद PK थुंगन समिति आती है 1988 में। त्रिस्तरीय इन्होंने व्यवस्था बताया, जिला परिषद, प्रखंड पंचायत, ग्राम पंचायत। इसके बाद VN गाडगिल समिति आती है 1988 में। इन्होंने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद, प्रखंड पंचायत एवं ग्राम पंचायत। अब होता क्या है, जब ये सब चल रहे थे तो उसके बाद मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद पंचायती राज का विकास हुआ। अब पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, तो काशी प्रसाद पांडे समिति बनी और काशी प्रसाद पांडे समिति ने मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 को
15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन जो है किया गया। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को जो है शामिल किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की जो है इन्होंने बात की। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 आया, 62 वाला आया। यहाँ पर काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर यह त्रिस्तरीय अधिनियम को लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम जो है यहीं पर लागू कर दिया गया बना था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से अधिनियम यह लाया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम जो है प्रभावी नहीं हो सका, वहीं पर रुक गया, क्योंकि वहां पर 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था। उसके बाद जो आता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1981। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके मतलब खारिज करके पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था का पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1990 आता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1900 लाया गया और 1900 में ग्रामीण विकास उसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो है लाया गया था। तदुपरांत मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 आया सबसे अंतिम में, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए भी कहा गया। तो ये प्रक्रिया सोचो 1957 से चली आई, 1993 में जाकर जो है पूर्ण हो पाई। विधेयक विधानसभा में जो प्रस्तुत है 29 दिसंबर 1993 को हुआ। विधेयक विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993 को हो गया। अधिनियम 25 जनवरी 1994 को बन गया और इस अधिनियम में 15 अध्याय और 132 धाराएं जो है शामिल थी। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत व नगर प्रशासन के चुनावों कराने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में स्थापित जो है किया गया था। अधिनियम लागू होने के समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रताप सिंह बघेल थे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन किया गया। जैसे पहला संशोधन 27 सितंबर 1994 को किया गया, दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 को, तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 को, चतुर्थ संशोधन 28 दिसंबर 1996 को। ये आपके पंचायती राज में कुछ आपके संशोधन भी किए गए। इसके बाद 2001 से 2004 में पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत स्वराज्य के लिए कुछ अधिनियम में फिर से परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पर परिवर्तन जैसे लागू क्या हुआ, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया, लेकिन 14 दिसंबर 2004 को जो है इसको ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004 कहा गया। फिर इसके बाद ग्राम सभा की समितियों की बात किया है तो 8 स्थायी समितियों का गठन किया गया। ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति और ग्राम सामाजिक न्याय समिति। लेकिन 2000 बात की जाए तो 4 में केवल 2 स्थायी समितियां बनाई गई, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। समितियों की बैठक बात की जाए तो 2001 में कहा गया महीने में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए, लेकिन 2004 में कहा गया कम से कम बैठक 4 होनी चाहिए पूरे वर्ष में, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में एवं अक्टूबर में। कोरम 20%, 500 से भी कम हो, जिसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य थी, लेकिन 2004 में कहा गया 10% या 500 जो भी कम हो। इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था जो पंचायती राज की देखने को मिली है उसकी बात की जाए तो ग्राम पंचायत गांव स्तर पर थी 23,011, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर ही 313 और जिला पंचायत जिला स्तर पर थी 52। हालांकि 52 की जगह 55 हो चुके हैं जिला, आपको पता ही होगा। ग्राम पंचायत की सबसे पहले बात किया है तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई गई और हर गांव में पंचायत कम से कम 10 या अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त जो है किया गया। वार्ड जो होते थे ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते थे। हर वार्ड में एक पंच वार्ड मेंबर चुना जाता था। सरपंच गांव का मुखिया होता था। सरपंच पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। ग्राम उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यपालन एक निर्वाचित संस्था के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 23,011 है। इसके बाद जनपद पंचायत आती है। हर जिला ब्लॉक खंडों में इसको जो है बांटा गया। हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत जो है बनाई गई और हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 या अधिकतम 25 वार्ड जो है होते हैं। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य, उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक, ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के 1 सरपंच से जो है मिलकर बनती है। सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के चक्रीय आधार पर लॉटरी के माध्यम से 1 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है।
मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या की बात करें तो 313 है। इसके बाद जिला पंचायत आती है। प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत बनाई जाएगी। ये एक जिला पंचायत में 10 से 35 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। एक जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधायकों, जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलाकर जो है बनती है। हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होंगे, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या की बात किया तो 52 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पंचायत व्यवस्था की अगर बात किया तो कम से कम जो जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए 1000 से अधिक होनी चाहिए, जनपद पंचायत के लिए 5000 से अधिक और जिला पंचायत के लिए 50,000 से अधिक होना चाहिए। बात की जाए, प्रमुख सरपंच होता है, जनपद पंचायत का जनपद अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत का जिला अध्यक्ष होता है। कार्यकाल सभी का 5 वर्ष के लिए होता है। न्यूनतम आयु कम से कम आयु 21 वर्ष सभी के लिए रखी गई है। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज के बाद जो है नगरीय प्रशासन के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तो नगरीय प्रशासन में मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका जो है बनाया गया। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और बिन्नन प्रदेश में दतिया को पहली नगर पालिका जो है बनाया गया। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया था। मध्य प्रदेश में प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन 1907 में किया गया था। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर में नगर पालिका से नगर निगम जो है बना दिया गया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर निगम अधिनियम 1956 जो है लागू किया गया। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू हुआ। तदुपरांत 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया और इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस की बात करें तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय दिवस है 2 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ आपके जो अधिनियम है इनको जो है आप इसका देख सकते हो, जैसे सीपी एंड बरार नगर पालिका अधिनियम 1922, बिन्नन प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948, मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 1954, भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 1955, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993। ये कुछ अधिनियम है जो आपके लाए गए थे। नगरीय प्रशासन की भी त्रिस्तरीय विकास है, जैसे नगर पंचायत जो कि संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है 304 है, नगर पालिका लघु त्रिनगरीय क्षेत्र होता है 98 है और नगर निगम की बात किया तो बृहत नगरीय क्षेत्र होता है 16+1 मतलब कि 17 नगर निगम है। नगर पंचायत की सबसे पहले बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मूलतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है, नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए गए हैं। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 20,000 से 50,000 की जनसंख्या पर जो है बनाई गई है। चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है नगर पंचायत अधिकारी को माना जाता है। इसके बाद नगर पालिका आती है। नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में होती है। इनके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर जो है किया जाता है। नगर पालिका का प्रशासनिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। संबंधित क्षेत्र के सांसद विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद नगर निगम संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम और राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर कहा जाता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक अधिकारी होता है। महापौर नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है। कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। नगर निगम के सदस्य जो है पार्षद कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जबकि वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद जो है वर्तमान में नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर 17 जो नगर निगम है उसकी बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा, अंतिम में आपका भिंड है। तो नगर निगम अभी प्रस्तावित कौन सा है? दतिया है 18वें नंबर का। 7 नगर निगम महापौर का पद महिलाओं के लिए जो है आरक्षित भी है, भी ध्यान रखिएगा। नगर निकाय आवश्यक शर्तें योग्यताओं की बात किया तो जनसंख्या नगर पंचायत के लिए 20 से 50,000 होनी चाहिए, नगर पालिका के लिए 50 से 3 लाख होनी चाहिए, नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक होनी चाहिए।
प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है EBA अध्यक्ष। यहाँ पर नगर निगम में महापौर या मेयर कहलाता है। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कम से कम आयु जो है आपकी नगर पंचायत नगर पालिका की 21 वर्ष, नगर निगम की 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव में न्यूनतम आयु की बात किया तो मुख्यमंत्री विधायक की 25 वर्ष बताई गई है, राज्यपाल की 35 वर्ष बताई गई है, सरपंच उप सरपंच की 21 वर्ष बताया गया है, महापौर की जो आयु है आपकी 25 वर्ष को बताया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात किया तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा को परिभाषित जो है किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना है। ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है और यह संशोधन 2004 में किया गया था। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। सरपंच अगर उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच उप सरपंच दोनों ही की उपस्थिति में वरिष्ठ पंच के द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है की जाती है। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है और ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की जो है होती है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में अगर पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की बात किया है तो मध्य प्रदेश राज्य में पंचायत चुनाव में महिलाओं का 50% आरक्षण 2007 में दिया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा राज्यों में भी पंचायतों में महिलाओं का 50% आरक्षण है। मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका रखा गया है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा जो है किया जाता है। इसके बाद अगर बात किया है तो गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत की निधि को सही जगह उपयोग करता है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करता है। पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण और रिपोर्ट को तैयार भी करता है। गांव के उप सरपंच की बात किया तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अगर अनुपस्थिति है या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने गए वार्ड पंच के द्वारा किया जाता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन को 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए कम से कम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम अगर सचिव की बात की जाए तो ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत को लेखांकन करना होता है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचनाएं सदस्यों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करता है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर जो है आता है। यहाँ पर बात की जाए अगर मध्य प्रदेश में चुनाव की पद और प्रक्रिया क्या है, जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं बात किया महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये 4 चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से, जनपद पंचायत अप्रत्यक्ष रूप से, जिला पंचायत अप्रत्यक्ष, नगर पंचायत अप्रत्यक्ष और नगर पालिका परिषद आपकी जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच से चुना जाता है। पंचायत से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है, आप चाहो तो इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको याद जरूर कर लेना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे जो है पंचायतों को लागू किया था, यह ध्यान रखना है। इसको त्यागपत्र सौंप सकते हैं, जैसे जनपद सदस्य जो होते हैं जनपद अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप सकते हैं, जनपद अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को, जनपद उपाध्यक्ष कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को अपना जो है त्यागपत्र को सौंप सकते हैं। इसके बाद नगर पालिकाओं संबंधी को आर्टिकल कुछ प्रावधान है, जैसे भी हमने पंचायतों संबंधी बताए थे, नगर पालिकाओं से संबंधित भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगा क्योंकि हम बोल देंगे तो आपको टाइम वेस्ट भी होता है और आप बाद में भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए पंचायती राज संबंधी कुछ संस्थान है, जैसे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में मुख्यालय है, संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में मुख्यालय है, बाल्मी संस्थान भोपाल में मुख्यालय है, भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल में मुख्यालय है, बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में मुख्यालय है, बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया एंड R&D केंद्र जबलपुर में मुख्यालय है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में मुख्यालय है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मुख्यालय है, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में मुख्यालय है, सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में मुख्यालय है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। यंत्रदूत ग्राम, अब ये क्या है, यंत्रदूत ग्राम क्यों लागू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को जाना जाता है। ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू करने के लिए चालू की गई है।
मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई है 1964 में। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इसका नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया है। जून 1996 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्वायत्त शासित संस्था के रूप में बना दिया गया। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए एक सरल वेबसाइट है जो कि 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई थी। जिला योजना समिति की बात किया तो इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की बात किया तो अब तक 1 फरवरी 1994 में जब से गठन हुआ है तब से 6 बार मध्य प्रदेश में आम निर्वाचन हो चुके हैं। 1994-95 में, 1999 में, 2000 में, 2004-05 में, 2009-10 में, 2014-15 में और जून-जुलाई 2022 में अंतिम बार चुनाव किए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया पैसा 1996 के बारे में बात किया है। शहडोल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 15 नवंबर 2022 को पैसा अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। राज्य के 20 जिलों पाडुना को मिलाकर 21 जिले एवं 89 आदिवासी विकास खंडों में पैसा को लागू कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपोर्टेंट थे। इस चैप्टर के ध्यान रखिएगा जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित हमने यहाँ पर बात की है। हम मध्य प्रदेश में सुशासन एवं पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करने वाले जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी रहता है। 3 से लेके इंटरव्यू तक इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अपना ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो लिंक से डाउनलोड कर लेना है या फिर आप लोग हमने प्ले स्टोर पर अपडेट है, वहां से आप सर्च करोगे यूपीएससी नट, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल पीडीएफ, मल्टीपल वीडियोस आप वहां से देख पाओगे। मध्य प्रदेश सुशासन और पुलिस व्यवस्था में हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले सुशासन के गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए सुशासन की आवश्यकता पड़ती है और सुशासन जो होता है 8 विशेषताओं पर आधारित है। पहला भागीदारी, दूसरा जवाबदेही, तीसरा पारदर्शी, चौथा उत्तरदायी, पांचवा न्याय संगत और समावेशी हो, छठवां सर्वसम्मति से और उन्मुख हो, सातवां प्रभावी हो, कुशल हो और कानून का शासन ये 8वां। ये 8 स्तंभ है जो आपके सुशासन को लागू करने के लिए, सुशासन को चलाने के लिए ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए सुशासन से संबंधित कुछ आपकी योजनाएं और कार्यक्रम हैं। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में प्रारंभ किया गया था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का शुभारंभ 2012 में किया गया था। जनवरी 2023 में इस पोर्टल के द्वारा 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना 2013 में की गई थी। सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत इसका शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2014 को। हालांकि इसमें परिवर्तन कर दिया गया, तो इसको जरूर अपडेट करिएगा करंट अफेयर्स वाली वीडियो से जो हमने बना दी है। प्रगति पोर्टल की बात करें तो 25 मार्च 2015 को शुभारंभ किया गया और इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। डायल 100 की बात किया तो 1 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। अगस्त 2025 में इसे बंद कर दिया गया है। समाधान एक दिन फरवरी 2018 में इसको शुभारंभ किया गया। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आबादी सर्वे के लिए इसको लाया गया है। महिला हेल्पलाइन 8 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था। सीएम जनसेवा 11 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया है। 7 सेवाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। साइबर तहसील 1 जून 2022 को शुभारंभ किया गया था। सीहोर और दतिया से इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया था और 29 फरवरी 2024 को सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिव्यांग हेल्पलाइन 10 फरवरी 2023 को प्रारंभ किया गया। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम 2023 में प्रारंभ किया गया था। आकांक्षी विकास कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। डायल 112 14 अगस्त 2025 को प्रारंभ किया गया है। राज्य की एकल एजेंसी सार्वजनिक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायल 112 है। सुशासन सप्ताह 2025 में प्रारंभ किया गया। 19 से 25 दिसंबर 2025 के बीच में प्रशासन गांव की ओर एक नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके सुशासन से संबंधित कुछ कार्यक्रम योजनाएं थी जो आपको इंपोर्टेंट रहने चाहिए। सुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई है। इसका नाम 2014 में बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। सुशासन में योगदान देने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में बात किया तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन आपका 1981 में बनाया गया है और RCPB नरसोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में 1966 में स्थापना की गई।
वहीं सुशासन सूचकांक कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन और सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया था। 2018 से समाधान एक दिवस के रूप में जो है व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, सुशासन के बारे में बात की, पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। तो पुलिस व्यवस्था में सबसे पहले तो जेल की विभागीय संरचना के बारे में आएगा, प्रमुख पद और संरचना के बारे में, फिर कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होंगे, फिर कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जेलों की विभागीय संरचना की बात की जाए तो एक आपकी केंद्रीय जेल होती है, दूसरा जिला जेल होती है, फिर उप जेल होती है, किशोर बंदी गृह जेल होती है और आपकी खुली जेल होती है। अब इन सभी जेलों में कुछ कुछ अंतर है, उन अंतरों को हम समझना है। सबसे पहले हम केंद्रीय जेल की बात किया है। सबसे प्रमुख जेल जो होती है वो केंद्रीय जेल होती है। केंद्रीय जेल प्रथम श्रेणी के अधिकारी जेल अधीक्षक होता है। यहाँ का 2 वर्ष से अधिक सजा या घिनौने अपराध के लिए सजा मिलती है वह केंद्रीय जेल बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेलों की बात करें तो 11 है। इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं नर्मदापुरम में। जिला जेल की बात किया तो जिला जेल मध्य प्रदेश में जिला जेलों की संख्या 42 है और 13 अभी जो है प्रस्तावित है। उप जेलों की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 78 उप जेल है पूरे राज्य में। किशोर बंदी गृह की अगर बात किया तो राज्य में किशोर बंदी गृह की संख्या आपकी बात किया तो 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को रखा जाता है वो किशोर बंदी गृह में रखा जाता है। एक तरीके से सुधार गृह होता है। मध्य प्रदेश में किशोर बंदी गृह एक तो नरसिंहपुर में है, दूसरा आपका जबलपुर में है। फिर एक बताया हमने आपको खुली जेल। खुली जेल का मतलब होता है सुधार संस्थान। यहाँ अच्छे व्यवहार और नियम पालन करने वाले कैदियों को रखा जाता है। वर्तमान में खुली जेल की संख्या 8 है। पहले जो विधिवत रूप से खुली जेल खोली गई थी वो नर्मदापुरम में है। इसके बाद सतना, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, इंदौर, सागर, उज्जैन। उज्जैन वाली जो है आपकी सबसे नवीनतम है। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे मुंगावली खुली जेल 1972-73 में यह मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल थी, लेकिन यह एक अस्थायी थी जिसमें मोहर सिंह और माधो सिंह 27 चंबल के डाकुओं को रखा गया था। वर्तमान में यह जो है अब बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कुछ पद संरचना है, जैसे बात किया तो पुलिस कांस्टेबल से बड़ा सीनियर कांस्टेबल, इसके बाद हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कुछ पदानुक्रम है, आपको यार थोड़ा सा अगर हो सके तो रख लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं। कार्य के आधार पर अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो जिला बल, विशेष सशस्त्र बल, शासकीय रेलवे पुलिस, होमगार्ड और हॉक फोर्स। अब क्या है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जिला बल की बात की जाए तो प्रत्येक जिला की कानून व्यवस्था रखने के लिए इसका गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश के गठन में ही सक्रिय है, यह मध्य प्रदेश के गठन से ही सक्रिय है। दूसरा आता है विशेष सशस्त्र बल। जिला पुलिस बल की सहायता के लिए 1968 में राज्य के चंबल एवं अन्य क्षेत्र में डाकू व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया था और इनमें कुल 26 बटालियन होती है। तीसरा आता है शासकीय पुलिस रेलवे। रेल व्यवस्था को अपराध मुक्त करने के लिए इसका गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी 3 शाखाएं हैं, एक तो इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल और इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। चौथा आता है होमगार्ड। होमगार्ड जो होती है जिला बल पुलिस की सहायता के लिए पैरा पुलिस फोर्स के रूप में तैनात होते हैं। इसका मुख्यालय जबलपुर में है और 106 कंपनी इसमें कार्यरत हैं। इसके आरक्षक को नगर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा आता है हॉक फोर्स। 1998 में नक्सल विरोधी ऑपरेशनों के लिए गठित की गई विशेष इकाई थी। यह क्षेत्र मंडला, बालाघाट, डिंडोरी क्षेत्र में फैले हैं, जिसका मुख्यालय कनकी बालाघाट में है। पहले इसका मुख्यालय भोपाल में था। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और वर्सेस रेलवे पुलिस बल की बात किया तो राज्य रेलवे पुलिस जो होते हैं इसे जीआरपीएफ कहते हैं, है ना, जीआरपी कहते हैं, आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखते हैं। जबकि जो केंद्रीय रेलवे सुरक्षा फोर्स होते हैं जिन्हें हम आरपीएफ कहते हैं, ये रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा दोनों का ही कार्य जो है करते हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाते हैं, जबकि केंद्र के जो आरपीएफ होते हैं वो रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे बात किया है तो मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में है, जहां एकमात्र संस्थान है जहां कांस्टेबल से आईपीएस तक की एक साथ ट्रेनिंग की जाती है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में है। के एफ रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, रीवा, उज्जैन, तिगरा, ग्वालियर में, उमरिया एवं सागर में है।
इसके बाद मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है, साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में है, मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में है, राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छिंदवाड़ा में है, श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब भोपाल में है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा में है, देश का पहला आतंकवाद रोधी एनआईए प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में है, क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में है और पहला पुलिस संग्रहालय रानीपुर थाना जिला बैतूल में है। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हो? एक तो आप ये लिख सकते हो कि भोपाल में कौन कौन से, इंदौर में कौन कौन से, जबलपुर में, या फिर आप डायरेक्ट तौर पर इसको जो है याद कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बात किया है तो मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात किया तो भोपाल शहर में कमिश्नर प्रणाली है, दूसरा आपका इंदौर शहर में है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती क्या है? तो पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल पावर दिए जाएंगे ताकि वे कानून व्यवस्था को कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित कर सकें। पुलिस को धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थाने इस प्रणाली में शामिल नहीं होंगे। भोपाल शहर कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो भोपाल के 38 पुलिस थाने क्षेत्र शामिल हैं। पहले कमिश्नर मकरंद देउस्कर थे और वर्तमान में पुलिस कमिश्नर श्री नारायण चारी मिश्रा है, हरिनारायण चारी मिश्रा है। वहीं इंदौर शहर कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो 36 पुलिस थाने शामिल किए गए हैं। इंदौर के पहले कमिश्नर की बात किया है तो हरिनारायण मिश्रा थे। दूसरे इंदौर के वर्तमान में अगर बात की जाए तो संतोष कुमार सिंह हैं। पुलिस संबंधी कुछ पहल और योजनाएं हैं, जैसे एफआईआर आपके द्वारा 2020 में शुरुआत की गई थी। 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों को प्रारंभ किया गया है। सम्मान अभियान 2021 में प्रारंभ किया गया है महिला अपराध जागरूकता अभियान के लिए। पार्थ योजना 2025 में लाई गई थी युवाओं को पुलिस अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षण के लिए। हम हो गए कामयाब महिला अपराधों को रोकने के लिए लाई गई है। सृजन कार्यक्रम युवाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने के लिए। ऑपरेशन एहसास बच्चों को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार होमगार्ड जवानों को साहसी कार्यों के लिए। 10 टीमों को हर वर्ष मिलेंगे 51 हजार रुपए का पुरस्कार के तौर पर। इसके बाद 3 नए क्रिमिनल लॉ भी हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। पुराना नाम भारतीय दंड संहिता था, अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। पुराना नाम दंड प्रक्रिया संहिता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है। और पुराना नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐसे हो चुका है। तब ये 2023 में लागू बने थे और 2024 में इसको लागू कर दिया गया है। वर्तमान में कुछ पुलिस संगठन है, जैसे आईजी के 11 हैं, रेंज डीआईजी की बात करें तो 15 हैं, पुलिस जिले 55 हैं, पुलिस अनुभाग 184 हैं, पुलिस चौकियां 575 हैं, होमगार्ड विभाग 106 है, पुलिस कंट्रोल 53 है, पुलिस थाना 1061 है, पुलिस बटालियन आपकी 26 है मध्य प्रदेश में। डीजीपी और आईजीपी संबंधी कुछ फैक्ट है, जैसे बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस अधीक्षक मतलब कि आईजीपी बीजी घाटे थे। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे पुलिस अधीक्षक आईजीपी की बात करें तो केएफ रुस्तम जी थे। मध्य प्रदेश के 2 बार चुने जाने वाले आईजीपी की बात करें तो बीएम शुक्ला, जेएस कोकरेजा, बीपी दुबे एवं एचएम जोशी हैं। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी बीपी दुबे थे। मध्य प्रदेश के 2 बार बने डीजीपी की बात करें तो आरपी शर्मा, एम नटराजन, बीके मुखर्जी हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति जो आईजीपी भी रहे और डीजीपी दोनों रहे, बीपी दुबे एवं एचएम जोशी हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी की बात करें तो कैलाश मकवाना है, 1 दिसंबर 24 से अब तक यह बने हुए हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का पहला पुलिस अस्पताल स्वास्थ्य नाम से भोपाल में है। जेल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। खुली जेल को सुधार संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आरपीएफ की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा 2025 में नियुक्ति की गई है। 14 अगस्त 2025 को डायल 100 सेवा अब बंद करके 112 कर दी गई है। महिला हेल्पलाइन 1090, हालांकि इसको भी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महिला अधिकारी आशा गोपालन है। साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एफएम रेडियो जेल में वाड़ी लॉन्च जो है किया हुआ है। पहला पलटन थाना महाकौल लोक उज्जैन है। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा नाम पोलनेट है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक शाखा इंदौर, नीमच, मंदसौर में है। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल भोपाल है। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना हबीबगंज है। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित थाना देवास है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे चैप्टर की बात किया तो मध्य प्रदेश में कुछ संवैधानिक और सांविधिक आयोग की बात कर लेते हैं। और ये चैप्टर की बात किया तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे 4 से 5 आते हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात की जा रही है सबसे पहले, है ना। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्था है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान स्थापना 1 नवंबर 1956 की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर है। संरचना में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीवी रेंगे थे और लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश मेहरा जी हैं।
इसके बाद गठन की बात किया 27 अक्टूबर 1956 को 1 नवंबर 1956 के तहत इसकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 118 की क्लोज 3 के तहत हुई है। इसकी नियुक्ति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन यह पदमुक्त जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। योग्यता संविधान में आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, परंतु आवश्यक आयोग आदि सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। संरचना की बात किया तो वर्तमान में आयोग में 5 संख्या है, जबकि राज्यपाल जो है किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों की बात किया तो अध्यक्ष जो है राजेश लाल मेहरा है, जबकि कृष्णकांत शर्मा, नरेंद्र कुमार कोष्टी और पिंकेश लता रघुवंशी ये सब आपके सदस्य हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के विरुद्ध दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार का आरोप होने पर आरोप की जांच पड़ताल उच्चतम न्यायालय के द्वारा कराई जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप का लोकार्पण भी किया हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 से 59 के बीच में आयोजित की गई थी। 1 नवंबर 1956 को पहले भोपाल राज्य और विभिन्न प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कराता था, लेकिन अब जो है सब जगह होने लगी है। लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को जो है सौंपता है। तो ये कुछ आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान थे। अब वहीं बात किया मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों की, तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन से बात किया है तो अब तक मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव 6 बार करा चुके हैं। 1994-95 है ना, 99-2000, 2000 से 2004-5, फिर 9 से 10, 14-15 और अंतिम में जून जुलाई 2022 में चुनाव कराए हैं, और यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में अब तक के कुछ व्यक्तियों की बात की है जो आपके एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बचपन प्रसाद और वर्तमान में मनोज श्रीवास्तव हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर अच्छा, इसके मध्य प्रदेश में स्थापना कब की गई थी, तो 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ये इसमें केवल एक मुख्य आयुक्त होता है। 6 वर्ष या 66 वर्ष आयु जो भी पहले तब तक कार्यकाल रहता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद अगर वही बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो 23 मार्च 1998 की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इसमें अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो श्रीमती लता वानखेड़े इसमें आपकी अध्यक्ष हैं, और पहले बात की जाए तो प्रथम जो है हेमंत पोर्ते थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले नंबर की हेमंत पोर्ते हैं, दूसरे नंबर की सविता इनामदार, तीसरे रेलम चौहान, चौथे कृष्णकांता तोमर, 5वें उपमा राय, 6वें लता वानखेड़े और 7वें नंबर की अभी जो है आपकी शोभा ओझा बनी हुई है, याद रखिएगा। कुछ शीर्ष संस्थाओं के मुख्यालय की बात की जैसे राज्य मुद्रणालय इंदौर में है, वाणिज्यिक कर आयुक्त इंदौर में है, राजस्व मंडल ग्वालियर में है, भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर में है। वहीं बात की जाए महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में और लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में। तो ऐसे को फैक्ट है जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं तो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल करते हैं। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति होती है, जिसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। वर्तमान अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान थे, और वर्तमान अध्यक्ष की बात किया राज्य मानवाधिकार के अवधेश प्रताप सिंह है, जो कि कार्यवाहक तौर पर चुने गए हैं। राज्य मानवाधिकार का आयोग का जो आपका थीम या मोटो है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त। मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त की बात किया तो अधिनियम 1981 के तहत फरवरी 1982 में स्थापना की गई थी। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। योग्यता है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भारत सरकार के किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। प्रथम लोकायुक्त की बात किया पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे थे। वर्तमान में लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। वर्तमान में उप लोकायुक्त एस के पालू हैं। 1982 में संशोधन करके मुख्यमंत्री को भी इसके जांच के दायरे में ला दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इससे जो है बाहर रहते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्षों और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ये दोनों बाहर रहते हैं, जबकि जो सीएम होते हैं वो भी मध्य प्रदेश में राज्य आयुक्त के अधिकार में जो है जांच के दायरे में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य संरक्षण आयोग की बात किया तो खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को भोपाल में की गई है। इसका मुख्यालय है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव होते हैं। 5 वर्ष से 65 वर्ष के जब तक रहते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति जो है की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2017 घोषित की गई थी, जबकि कार्य प्रारंभ 21 जुलाई 2017 से किया था।
परीक्षा में अपने शुभविवेक का उपयोग करते हुए विकल्प देना है, मुझे नहीं फुलाना है बाद में। ठीक है, तो दोनों फैक्टों को याद कर लेना है। 21 जुलाई 2017 बोला जाता है स्थापना के लिए। मध्य प्रदेश में राज्य नीति आयोग की स्थापना फरवरी 2020 में की गई थी। मुख्यालय भोपाल में है, बहुसदस्यीय है और मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री परिषद पर इनका कार्यकाल निर्भर रहता है और राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति भी की जाती है। और यह संस्था की पूछा है तो एक गैर संवैधानिक संस्था है ना, और ये गैर सांविधिक संस्था के रूप में कार्य करती है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना के स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की बात की जाए तो भारत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत यह एक सांविधिक संस्था के रूप में गठन किया गया है 22 अगस्त 2005 को, जिसका मुख्यालय भोपाल है। इसमें एक आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त होते हैं। अधिकतम जो कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो TN श्रीवास्तव थे। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव हैं। कुछ अन्य मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं जैसे TN श्रीवास्तव, पदम पाणी तिवारी, इकबाल अहमद, KD खान एवं अरविंद कुमार शुक्ला। इसके बाद मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग जो है एक सांविधिक संस्था के रूप में कार्य करती है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। एक अध्यक्ष सह सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से 65 वर्ष के तब तक रहता है और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की आयु 60 वर्ष तक रहता है। राज्य सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के आधार पर इसकी सिफारिश जो है की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें श्रीमती शीला खन्ना थी। वर्तमान अध्यक्ष दरविंद मोरे हैं। वहीं बाल संरक्षण आयोग के कुछ अध्यक्ष रह चुके जैसे जस्टिस शीला खन्ना, उषा चतुर्वेदी, डॉक्टर राघवेंद्र एवं दरविंद मोरे। कुछ आपके फैक्ट की बात किया जैसे RCPP नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। रेंजर प्रशिक्षण संस्थान बालाघाट में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, और यह जो एक आपका कैसा है एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है 29 जून 1995 को, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। अभी 2025 में FSO में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें 3 अशासकीय सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो गजेंद्र सिंह आपके राजू खेड़ी हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग की बात किया तो यह भी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन भी 29 जून 1995 किया गया था। मुख्यालय भोपाल में है। 3 अशासकीय सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह R थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आनंद सिंह अहिरवार है। इसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 13 मार्च 1993 को इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो बसवंत राव उइके थे और वर्तमान में अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन 2021 के अनुसार इसका जो गठन है इसमें 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति जाएगी और पिछड़ा वर्ग संबंधी ज्ञान रखते हो। दूसरी बात, 5 में से 1 सदस्य आयोग का अध्यक्ष होगा और 1 सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। 3 अन्य सदस्यों में 1 महिला होना अनिवार्य बताया गया है। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट फैक्ट थे। मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243I के तहत गठन किया गया है। 1994 को भोपाल मुख्यालय है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। प्रथम अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे और वर्तमान में अध्यक्ष हिम्मत कोठारी है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। तो हमने अभी जो है आपके 2 चैप्टरों की बात की जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे कि हमने बताया आपको आज हमारा पॉलिटी भी समाप्त हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री पढ़ाया जाए, और मुझे आई थिंक लग रहा है हिस्ट्री से अच्छी ज्यादा आपकी ट्राइब्स एवं जनजाति से संस्कृति की बात की जा रही है, कल्चरल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 बनने की उम्मीद रहती है ना। तो इस चैप्टर को कर लेंगे और जल्दी से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में जो हमारा ऐप आ चुका है UPSC नट, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डाउनलोड करके वहां पर चेक कर लीजिएगा। मल्टीपल सीरीज चालू है, वहां पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।